हीट कैपेसिटी थोड़ी बहुत मैं आपको बता चुकी हूं, बट लेट्स स्टार्ट अगेन। हीट कैपेसिटी क्या है, इनके दो शब्दों को तोड़ते हैं, हीट एंड कैपेसिटी। किसी भी चीज के 1 ग्राम को नहीं, 10 ग्राम को नहीं, 100 ग्राम को नहीं, कोई मास मत सोचिए थोड़ी देर को। कोई भी सैंपल रेफरेंस सिस्टम आपके सामने है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में कितनी हीट इन्वॉल्व है। अगर मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट कंज्यूम होगी, टेम्परेचर घटाना है तो हीट इवॉल्व होगी। किसी भी चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर अप या डाउन करने में हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व, दैट इज हीट कैपेसिटी। दूसरी चीज, अब ऐसे कैसे मैं बात कर सकती हूं, 10 ग्राम आइस क्यूब और 100 ग्राम आइस क्यूब की हीट कैपेसिटी सेम तो नहीं होगी। तब सवाल उठा, तब क्या करोगे आप? तो आपको पर ग्राम लानी चाहिए, राइट? तो अगर मैं पर ग्राम कर दूंगी तो उस हीट कैपेसिटी को क्या बोल दूंगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी चीज के 1 ग्राम को 1 डिग्री ऊपर नीचे करने में जो लगेगा हीट का इन्वॉल्वमेंट, उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। फिर आया भाई अमाउंट की ऐसा यूनिट ग्राम तो नहीं है, राइट? केमिस्ट्री में अगर किसी चीज को काउंट करना है तो उसकी ऐसा यूनिट मोल है, तो आपको मोल में बात करनी चाहिए। जब सारा चैप्टर आपने पर मोल किया है, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, तो यहां क्यों नहीं पर मोल? फिर तीसरी हीट कैपेसिटी इंट्रोड्यूस हुई, मोलर हीट कैपेसिटी। वाटर के 1 मोल को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। यही बात यहां पर मैंने लिखी है। मैं एज्यूम कर रही हूं ये सबकी कॉपी में आ गया है, नहीं आया तो आना चाहिए। गिनती की 4 स्लाइड है नोट कराने की, फिर मेरे पास न्यूमेरिकल है। ये वैल्यू काफी क्वेश्चन में देखी गई है, बताते नहीं है, तो इसको लर्न करना पड़ेगा वाटर की डेंसिटी की तरह। कैलोरीज में 1, जूल्स में 4.18, C टू द यूनिट। और मुझे बताओ ये कौन सी हीट कैपेसिटी है? हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मोलर हीट कैपेसिटी? क्योंकि पर ग्राम। सारे क्वेश्चन में आपको इसकी यूनिट पे डिपेंड करना पड़ेगा, कौन सी हीट कैपेसिटी दी है तुमने उसके लिए। तो ठीक है, हो गया सबके पास डेफिनेशन नोट हो गई। एक एक चीज को प्रॉपर डिफाइन करने में, अभी तो पिछली स्लाइड पे सिर्फ हमने हीट कैपेसिटी लिखी थी, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब चाहे मैं हीट कैपेसिटी से रिप्लेस करूं। मेरा रिक्वेस्ट होगी, मैं यहां किताबी तरीका लेके आऊंगी, आप अपने बेसिक तरीके पे रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है तो आप मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो, मोलर मास से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, वो देखेंगे। उसी बारे में अब चलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, लेकिन 1 ग्राम, उसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन पर ग्राम, राइट? मेरे साथ साथ नोट करेंगे, बहुत स्लो पढ़ा रही हूं। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे को 1 ग्राम सब्सटेंस, क्योंकि अब मैं स्पेसिफिक हीट पे हूं तो मैं 1 ग्राम सब्सटेंस कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूं। किसी भी चीज के 1 ग्राम का अगर मेरे को 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है और आप मेरे से पूछ रहे हो हीट इन्वॉल्व, और हीट इन्वॉल्व के लिए सिंबल होता है क्यू। अगर वो 1 ग्राम के लिए तो क्यू को सी बोल सकती हूँ, 1 मोल के लिए तो क्यू को सी बोल सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, सुने के लिखें, सुन लो, फिर मैं टाइम देती हूँ, सुन लो। तो कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ लिखते लिखते सुन रहे हैं, ये तो सुनना है। सो फर्स्ट लिसन देन राइट, नो इश्यूज। अगर किसी भी चीज का 10 ग्राम टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन वो क्या है? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 10 केल्विन, 10 ग्राम नहीं सॉरी, 10 केल्विन टेम्परेचर मेरे को बदलना है, इंक्रीज डिक्रीज वटेवर। तो इस हीट को मैंने क्या बोला? इस हीट को मैंने 1 ही ग्राम के लिए, इस हीट को बोला मैंने स्पेसिफिक हीट। क्यों मैंने कहा है पहले समझिए। अब देखिए, अगर कोई मेरे को कहता है निकालो हीट रिक्वायर्ड, अब हीट रिक्वायर्ड को कभी सी मत सोचना, हीट रिक्वायर्ड को हमेशा क्यू सोचना। यहां से सोचते ही अप्रोच तय हो जाएगी। आपने लिखा क्यू। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा है 10 डिग्री टेम्परेचर, तो डेल्टा टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी डजंट मेक एनी डिफरेंस, डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज। आपने 10 पुट कर लिया। 1 ग्राम के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर के लिए क्यू पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट दी होगी, तो ये जो मैंने सी लिखा है ना, ये भी हीट है,
लेकिन ये किसके लिए? अगर तुमने 1 ग्राम 1 डिग्री मांगा होता, लेकिन तुमने 1 ग्राम का 10 डिग्री मांग लिया, तो 1 डिग्री के लिए इतना लग रहा है C, तो 10 डिग्री के लिए कितना लगेगा? इंटू 10। सिंपल यूनिटरी मेथड है पूरी हीट कैपेसिटी। किसी को मेरे फॉर्मूला ना पसंद आए, अपने देसी तरीके से करिए कि मैम हमें ऐसे ही समझ आता है, फेयर, और ज्यादातर बच्चे वही करते कि नीचे हैं आपके फॉर्मूले। सो अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट पता है 1 ग्राम 1 डिग्री, तो क्या मैं 1 ग्राम का 10 डिग्री का क्यू निकाल सकती हूं सी की हेल्प से? ये रहा फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को हीट कैपेसिटी पकड़ा दी, अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम 1 डिग्री, पकड़ाई वही है। और यहां आप देखिए मैं क्या कर रही हूं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन ये क्या है? हीट कैपेसिटी एनी मास। और पूछा कितने का था? 1 ग्राम का। तो जो भी मास है उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर यहां पर मैं 1 ग्राम का पूछ रही हूं और क्वेश्चन में मेरी मर्जी, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिए बिना मैं कह रही हूं जी 100 ग्राम वाटर के लिए इतना हीट लगी थी, राइट? 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे करने में 100 ग्राम के लिए मैंने दे दिया, मतलब मैंने मास स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने तुमको दे दी नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या दे दी? हीट कैपेसिटी। तुम्हें क्या चाहिए थी भाई? मेरे को 1 ग्राम के लिए चाहिए थी, तुमने 100 ग्राम के लिए दे दी। तो क्या मैं उस हीट कैपेसिटी को 100 ग्राम से डिवाइड करके 1 ग्राम के लिए निकाल लूंगी? मींस मैंने क्या किया, इसको मास से डिवाइड करके आई कन्वर्टेड इट हीट कैपेसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। कैपिटल सी हमेशा हीट कैपेसिटी के लिए यूज किया जाएगा, कर्सिव स्मॉल सी हमेशा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए किया जाएगा। आप ये काम रफ वर्क में करें तो भी चलेगा, मैं ये काम फॉर्मूले में करूं तो भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कोई ऑब्जेक्टिव आ गया ऐसा कि हाँ दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो वो आप समझ ही लोगे कि C/100 इज स्मॉल सी, यस, क्योंकि स्मॉल सी पर ग्राम है, कैपिटल सी 100 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जितने का भी सैंपल है वो है। तो इसके यूज केस अभी क्वेश्चंस में और ज्यादा क्लियर होगा, तो मैं आपको इसलिए बता के चल रही हूं कि तब लगे कि हाँ समझ आ रहा है मुझे। यही किया मैंने स्मॉल सी की जगह क्या पुट किया? C of any grams divided by that grams gives me C of 1 gram. तो मैंने क्या किया? स्मॉल c is capital C by mass, whatever is given if given. और कोई कहे मैम 1 ही ग्राम में दे रखा है और मेरे को तो फॉर्मूला याद है, तो क्या दिक्कत है? 1 ग्राम से कर लेना ना डिवाइड, पता चल जाएगा। दे ही स्पेसिफिक हीट रखा है, स्मॉल c is capital C। किसी को लगे कि मैं तो फॉर्मूला यूज करूँ और उस वक्त कंफ्यूज हो जाऊं, तो कर देना स्मॉल जो जहां पर आपका मास लिखा है उसके लिए 1 पुट कर देना, पता लग जाएगा। जो दे रखा था हीट कैपेसिटी वो एक्चुअली में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही थी। 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी को ही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो मैंने जितनी देर भी पढ़ाना है ना, सिर्फ इन शब्दों को क्लियर करना है। जैसे ही मुझे आपके एक्सप्रेशन रीड होंगे कि इनको आ गया, आई विल शिफ्ट टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है? मोलर हीट कैपेसिटी अब तक तो समझ आ गया होगा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अगर 1 मोल चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर उठाते गिराते हो, उसमें जो Q इन्वॉल्व है उसको Cm बोलेंगे। C सबस्क्रिप्ट M मींस मोलर हीट कैपेसिटी, और यही चीज लिखी है मैंने। और उसकी यूनिट बदल जाएगी, जूल या किलो जूल या कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट? सबसे पहली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी पहली हीट कैपेसिटी में मास का कुछ था ही नहीं, ना ग्राम ना मोल। स्पेसिफिक में क्या आया? ग्राम। और मोलर में क्या आया? यूनिट में मोल। नाउ अगेन लिसन देन नोट डाउन, फिर क्वेश्चंस पे ही आना, इसके बाद कुछ थ्योरी नहीं बची मेरे पास। हीट रिक्वायर्ड टू रेज 10 डिग्री ऑफ अ सब्सटेंस दैट टू 10 ग्राम। सिर्फ इसको देखो, तीनों हीट कैपेसिटी की बात करनी है एक साथ। किसी सब्सटेंस के 10 ग्राम की 10 डिग्री टेम्परेचर राइज का आपको क्यू मांगा है, तो क्यू मांगते ही आप क्या करोगे? ठीक है जी, मेरे को क्यू निकालना है, कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। कितने डिग्री? 10 डिग्री। तो डेल्टा टी तो कंफर्म्ड है, नो चेंज, 10 आएगा। अब मेरे को पूछना है मेरे को कौन सी स्पेसिफिक हीट दे रहे हो तुम? तो क्वेश्चन देने वाला कहता है मैं तुमको सिर्फ हीट कैपेसिटी दे रहा हूं, तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इज 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी में पर ग्राम की तो शर्त ही नहीं होती, हीट कैपेसिटी हमेशा उतने की दी जा रही है जितने की आपको क्वेश्चन में चाहिए, जितने की पूछी गई है। हीट कैपेसिटी अगर कोई देता है तो कैपिटल C इंटू 10 इज माई आंसर, Q इतना इन्वॉल्व है। अगर किसी ने कहा मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहा हूं आपको X, तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम को 1 डिग्री के लिए X चाहिए था,
10 ग्राम के लिए इंटू 10, 10 डिग्री के लिए इंटू 10। तो आप अगर यहां पर देखें तो मैंने यहां कहीं शायद ये चीज नहीं करी हुई, जो भी है। तो आप मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी दे सकते हो। अब आखिरी, इसी में कोई आपको मोलर हीट कैपेसिटी गिवन कर रहा है, तो फिर आप पूछोगे वो कौन सी चीज है, बता दो। मोलर हीट कैपेसिटी आप बता दो कौन सी चीज है, तभी हम बात कर पाएंगे। तो गैस मुझे मिल गई वो, या जो भी सॉलिड मिल गया, लिक्विड मिल गया, उसका मोलर मास मेरे पास होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर किसी ने दी मेरे को और मांगा किसके लिए है बच्चों, 10 ग्राम, पहले मेरे को या तो 1 ग्राम के लिए निकालना है या 10 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, 1 मोल का 1 डिग्री मतलब इतना। तो तुम कहोगे भाई 10 ग्राम के पहले मेरे को मोल्स निकालने हैं, इट सीम्स टू बी इजी टू मी। तो आप पूछोगे चीज बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी, 10/44। ऑक्सीजन है 10/32, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 1 मोल के लिए इतनी, तो इतने मोल के लिए कितनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए 1 मोल के लिए इतनी, अब उसमें मोलर मास से डिवाइड किया मैंने, तो उससे क्या आया, 1 ग्राम के लिए कितनी। या फिर आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नहीं पसंद आ रहा किसी को ये वाला मोलर मास, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल के लिए इतनी, तो 0.2 मोल के लिए कितनी, 0.3 मोल के लिए कितनी, या 0.7 के लिए, या 2 मोल के लिए कितनी, आ गया। तो Q इज मोलर हीट कैपेसिटी दी है, तो सही तरीका क्या होगा, जो भी मास दे रखा है ना उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो। 1 मोल के लिए इतनी, तो 2 मोल के लिए कितनी। ये था 1 डिग्री के लिए, मुझे कितने डिग्री बढ़ाना था, 10 डिग्री। एक अकेली स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक हीट गिवन है तो क्या करोगे, मोलर हीट गिवन है तो क्या करोगे, और अगर आपको सिर्फ हीट कैपेसिटी गिवन है तो क्या करोगे। अब शुरू करूंगी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में मैं कुछ भी गिवन दूंगी, वो आपको सोचना होगा क्या गिवन है और उससे कैसे क्यों निकालना है। नोटेड। तो मैंने यहां सारा कुछ कर दिया जो मैंने कर रखा था, लेट मी कम बैक टू दैट। तो आपने अपने तरीके से करना है। अगर 3 शब्द आपको समझ आ गए, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इसको करना आपने अपने तरीके से। मैं अगर मोलर हीट कैपेसिटी को आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, स्पेसिफिक। तो ये आपको पता होना चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपस में रिलेटेड कैसे है। ये आपसे थियोरेटिकल असर्शन रीजन है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। अगर आपको कहा है कैलकुलेट हीट, जैसे ही मेरे को कैलकुलेट हीट कहेंगे मेरे दिमाग में आना चाहिए क्यू, ना कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आप सोच भी नहीं पाओगे, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट का है, नहीं। आप मांगोगे जब स्पेसिफिक हीट, तब हम देंगे, तब पता चलेगा हाँ ये तो स्पेसिफिक हीट की डिमांड वाला क्वेश्चन है। सो कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब टू रेज 10 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम CO2। अगर मैंने उसकी मोलर हीट कैपेसिटी आपको x जूल पर मोल दी है। अब x से ही पता चल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेशन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही मेरे पास आया, क्या निकालना है जी मेरे को, Q। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में अगर हीट एब्जॉर्ब टू रेज दिस इतना है, Q मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या मांगूंगी आपसे, डेल्टा टी कितना है। डेल्टा टी कितना दे दोगे, 10 दे दोगे, राइट। उसके बाद दूसरी चीज, मेरे को मास मांगना है कि नहीं मांगना, मेरे को वो कब पता चलेगा। मेरे को हीट कैपेसिटी कौन सी दे रहे हो तुम, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल की। इधर तुमने 10 ग्राम दे दिया, तो मैं क्या कहूंगी भाई मोलर मास चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगलों ने पहले ही दे रखी है, मोलर मास कितना है, तो 10 ग्राम में कितने मोल्स निकल आएंगे, 10/44। जब 10 ग्राम में कितने मोल्स आपको पता है, इनटू मोलर हीट कैपेसिटी कर दोगे, तो वो आपकी क्या आ गई, 1 ग्राम को 10 डिग्री बढ़ाने में कितना खर्चा हुआ, इनटू कितने डिग्री, 10 डिग्री। दैट्स योर क्वेश्चन। आपके पास ये कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं जिसके लिए कोई बिग डील हो, सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड तुम कैसे करना पसंद करोगे। कोई कहेगा मेरे को पहले मोल निकाल के मोलर हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है, कोई कहेगा मेरे को पर ग्राम करके फिर उसको 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है। लेवल ऑफ कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं आने वाला। सो अब आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 अगर मेरे दिखाए बिना कर सके, आई विल बी हैप्पी। भी नहीं रखा है, मल्टीप्लाई आप खुद कर लोगे। तो ये इंटीजर टाइप में दिखेंगे आपको, तो कोशिश हमने की है, आप देखोगे पूरी डीपीपी में इंटीजर ही आ रहा है, क्योंकि आते ही इसके इंटीजर है। आ गया सबके पास,
ये डीबीबी में नहीं है, ये इतना टफ है कि ये इतना डिफरेंट है कि मैं डीबीबी में आपके भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। इट इज नॉट टफ, इट इज डिफरेंट। इस क्या कहा गया है, इतने मोल्स KNO3 के मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डाले, यानी अब के हीट का सोर्स कोई फ्लेम नहीं है, बाहर से नहीं है। KNO3 जैसे ही मैंने पानी में डाला, पानी में डालते ही, और उस पानी का टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो T1 तो मेरे को मिल गया। एंथैल्पी इतनी कंज्यूम हुई, वो सॉल्ट जिनका हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनता उनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे KCl, NaCl, KNO3। तो इसने इतनी हीट मांगी डिसॉल्व होने के लिए। वो हीट एनर्जी कौन देगा? वाटर। अब वाटर को किसी को एनर्जी देनी पड़ेगी तो वाटर ठंडा होगा, टेस्ट ट्यूब बाहर से ठंडी हो जाएगी। तो बहुत से रिएक्शन है जिसमें टेस्ट ट्यूब बाहर से ठंडी होती है, ये रहे वो रिएक्शन। तो जैसे ही इसको इतनी हीट चाहिए थी, ये हीट किसने दी? ये 100 सेंटीमीटर क्यूब को 100 ग्राम भी बोल सकते हैं वाटर के केस में, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है। तो 100 ग्राम बोलो, 100 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है। 100 ग्राम वाटर को इतनी हीट देनी पड़ी। मुझे फाइनल टेम्परेचर बताओ वाटर का, डेल्टा टी निकालना है यहां। इन शॉर्ट कैसे निकालना है इसको समझिए। यानी अब तक आप जो क्वेश्चन सिंपल कर रहे थे उसमें आपको ये पता था डेल्टा टी कुछ है, ये कैसे कहां से आ रहा है कहां जा रहा है ये नहीं पता था। अब मैं आपको क्या दे रही हूं, एक बीकर पानी का जिसमें 100 ग्राम पानी है, तो कितने मोल्स KNO3 डाला? इतने मोल्स। और वो कितने टेम्परेचर पे पानी है तुमको बता दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है या वोट एवर टेम्परेचर। और अब पूछ रहे हैं बताओ पानी का टेम्परेचर क्या होगा, यानी हीट कैपेसिटी डायरेक्टली इसमें कैसे इन्वॉल्व हुई। पहले क्वेश्चन समझ गए आप लोग? यानी अब KNO3 जो हीट मांग रहा है वो कोई फ्लेम नहीं दे रही, वो वाटर दे रहा है। तो बात तो वही होगी। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालना है तो पहले जो चीजें दे रखी है उसे पहले सुलझा लूं, उसे पहले सिंपल कर लूं। Q फॉर इतने मोल्स ऑफ KNO3, इतने मोल ऑफ KNO3 का Q कितना है ऊपर बता रखा है। डिमांड कितनी है, कितने मोल की? 0.06 मोल की, इतनी, राइट। ये जो मुझे कह रखा है Q फॉर, ये किसके लिए दे रखा है बच्चों? 1 मोल के लिए। दिस इज गिवन पर मोल, और क्वेश्चन में कितने मोल है? 0.06। तो 0.06 मोल KNO3 ने कितनी एनर्जी मांगी होगी? इतनी नहीं, ये तो पर मोल थी। 0.06 के लिए कितनी होगी? निकाल लिया मैंने कैलकुलेट करके, किलो जूल को जूल में अपने आप कर दिया हमने, क्योंकि बहुत डेसिमल्स आ रहे थे। यानी एक्चुअली KNO3 को इतनी Q चाहिए था। कितना Q चाहिए था ये निकाल लिया। ये Q कौन दे रहा है? वाटर। तो वाटर अगर ये Q दे रहा है तो देखिए मैंने स्पेशली इसमें वाटर लिखा है। ये वाटर इज सप्लाइड, ये Q इज सप्लाइड बाय वाटर। वाटर ने सप्लाई किया। वाटर का मास कितना बच्चों? 100 ग्राम। डेल्टा टी मेरे को मांगा है, टेम्परेचर की वैल्यू मेरे को मांगी है। ये क्या है? 1 डिग्री 1 ग्राम। अगर पानी का 1 ग्राम में लेती और उसका सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना होता, बढ़ाना घटाना वोटेवर, तो स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में 4.18 दे रखी होगी। शायद वाटर की आपसे एक्सपेक्टेड हो, इसलिए बार बार कह रही हूं याद रखना। 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। यानी पानी इतनी हीट अगर किसी को दे रहा है और उसकी औकात क्या है? 1 डिग्री के लिए वो इतनी ही हीट का इन्वॉल्वमेंट अलाउ करता है 1 ग्राम के लिए। 100 ग्राम के लिए कितने डिग्री का इन्वॉल्वमेंट होगा? लेट्स चेक, 5 डिग्री। यानी वाटर को इतनी हीट किसी और को देने के चक्कर में अपना टेम्परेचर कितना डाउन करना पड़ा? 5 डिग्री। नया टेम्परेचर क्या था? 293 केल्विन। आप एक चीज मुझे बताओ, टेम्परेचर का चेंज है यहां डेल्टा टी में ही अगर माइनस और प्लस होता ना। एक सेकंड तेजस, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है, अब इस डेल्टा टी में मैं माइनस या प्लस डाल नहीं रही। मुझे भी पता है ये डेल्टा टी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये सबको पता है। वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस कंफ्यूजन, वी आर जस्ट क्रिएटिंग वन कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर का चेंज। 5 डिग्री या बढ़ेगा या घटेगा। अब अगर वाटर को किसी और को हीट देनी है तो उसका टेम्परेचर घटेगा। अगर मैंने अभी ये शुरू कर दिया ना, आई एम गिविंग यू इजी अप्रोच, कि इस डेल्टा टी में तो माइनस डाल दो क्योंकि तुम्हें पता है घटेगा, ताकि बाद में तुम्हारा प्लस आ जाए आंसर। यस, क्योंकि अब तुम्हारे सामने आज के टेस्ट में एक क्वेश्चन आएगा या थोड़ी देर में,
जिसमें तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगी मैं कूलिंग हो रही है, तो क्या करोगे? यस, ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। तो अगर मैं पहले से मुझे पता हो ठंडा होना है और मैं घटना है तो मैं इसको माइनस डाल देती हूँ। बट आई थिंक इतना हम कर सकते हैं, टेम्परेचर का इतना चेंज है, वो चेंज इंक्रीज डिक्रीज आप अपने कॉन्सेप्ट से मैनिपुलेट करिए। डोंट यूज इट इन फॉर्मूला, फंसोगे और वो फंसने का सामान अभी थोड़ी देर में आ रहा है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स अपने मर्ज मत करिएगा। आ जाएगा सबके पास? तो बार बार इसीलिए मैं कह रही हूं हीट इन्वॉल्व। मैं हीट इवॉल्व बोलने में भी घबरा रही हूं, मुझे पता है उससे गलत ले जाओगे। हीट इन्वॉल्व, टेम्परेचर चेंज, राइज और डिक्रीज, ये आपकी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, बुद्धि पे, थ्योरी पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का है और ये आपके डीपीपी में अगेन नहीं है। मैं ये क्वेश्चन वेस्ट नहीं करना चाह रही थी डीपीपी से। अगर पिछला क्वेश्चन समझा तो वाटर की जगह बस केरोसिन ऑयल है। शायद आपने 5 पॉइंट दिया है, श्रेय आप भी दीजिए। कैलकुलेशन के लिए चाहे कैलकुलेटर यूज करो, बट दिमाग तो लगाओ ना क्वेश्चन के लिए। 55 पॉइंट समथिंग। 55 अभी चल, गलती क्या की थी? अच्छा, वो आधा ग्राम के लिए तुमने किया नहीं। ओके, 1 ग्राम के लिए दे रखी है। अगर आप ये देखो 1 ग्राम के लिए इतना यूज किया है आधा ग्राम, बस यही गलती हुई थी। गुरसहज हो जाएगा लक्ष्य। ये वो क्वेश्चन है जिसको हम टफ मानते हैं, क्योंकि कुछ इनडायरेक्ट होता है। एक चीज से दूसरी जगह हीट जा रही है। मतलब एक जगह KNO3 को चाहिए थी तो वाटर ने दी, यहां वाटर को चाहिए थी तो केरोसिन ऑयल ने दी। ठीक ही है भाई, फ्यूल का काम ही यही होता है। केरोसिन ऑयल जलाया मैंने और उसने वाटर को हीट दी, और वाटर का टेम्परेचर कुछ बड़ा घटा, वटेवर जो भी बोलते हैं, और वाइस वर्सा। क्वेश्चन में दे रखा होगा उन्हें, व्हाट टेम्परेचर राइज। ज्यादातर लोग, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, किसी का 5 पॉइंट आया था, बट ठीक है इतने लोग कह रहे हैं तो 55 होगा, तो मैंने दिखा भी दिया। अगला चलो। अब तो ये देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स। अब मैं इसमें क्या मिस्टेक करवा रही हूं आपसे, अगर आप ध्यान दो तो। हीट कैपेसिटी दे कुछ और रखे, यूज कुछ और करानी है। कहीं मैं 1 ग्राम, कहीं 10 ग्राम, कहीं आधा ग्राम, कुछ कुछ करके मैं वही परेशान कर रही हूं। पिछले क्वेश्चन में 0.06 मोल दे दिया था और दिया मोलर था। यहां मैंने स्पेसिफिक दी और पूछा 0.5 ग्राम के लिए, लेकिन खुल के नहीं बोला कि मैं स्पेसिफिक दे रही हूं। मैंने बोला 1 ग्राम के लिए इतनी। तो ये छोटे छोटे तरीकों में ही हम आपको फंसाने वाले हैं। और छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा टॉपिक, उसके बाद बाकी क्वेश्चन उठाऊंगी मैं डीपीपी के। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। जब हीट 2 टाइप की थी, सुनेंगे उसके बाद नोट करेंगे। जब हीट 2 टाइप की थी, QV और QC, तो हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप की होगी। QP और QV थी, तो हीट कैपेसिटी भी क्या होगी? CP और CV। बिफोर गोइंग टू दैट आई शुड नो, क्लास को ये आता हो। QP की जगह मैं कभी भी बिना बताए डेल्टा H लिख दूं तो डोंट पॉइंट आउट इन एनी क्वेश्चन। और QV की जगह कभी भी मैं डेल्टा U लिख लूं, अगेन एक्सेप्टेड, ये बहुत पकी हुई चीज है। तो अगर QP और QV है तो पक्का CP और CV है। Q क्या है बच्चों? हीट एट QV हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV क्या होगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम इज फॉर QP एंड CP। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक स्कूल पेपर का क्वेश्चन भी आपके पास आने वाला है, बड़ा घिसा पिटा क्वेश्चन। क्या ये मैं किसी लॉ से या किसी स्टेटमेंट से कहीं से ला सकती हूँ? ये क्या है, कहां से लाई हूं? नहीं, लाई कहां से हूं, ये पढ़ के मत बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, 1 मोल के लिए ये हुआ। अब क्या मैं किसी वक्त भी QP की जगह CPDT लिख सकती हूं? जिस दिन आपको QP की जगह तड़ाक से दिमाग में CPDT आ गया, इसका मतलब आपको हीट कैपेसिटी आ गया। ये क्या किया है मैंने? पिछले न्यूमेरिकल्स में यही तो करे जा रही थी। हीट कैपेसिटी और हाउ मच डिग्रीज इंक्रीज और डिक्रीज। और यहां पर ये मोलर है तो ये भी मोलर है। ये 1 ग्राम के लिए, वो सारी चीजें आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो। CP के मोलर मास से, CP अगर मोलर हीट कैपेसिटी था, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगा। वो सारे चेंजेस कभी भी अब नहीं बात करूंगी, वो सीधे अब और क्वेश्चंस में। अब 1 लेवल अप। क्या आज के बाद QP की जगह CPDT देखेंगे तो याद आ जाएगा, हाँ ये CPDT क्यों है? जो हमने किया इतनी देर से यही कर रहे हैं। मास वगैरह की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ CPDT इज दिस, अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहां पर मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, DT को उधर ले गए, राइट?
Cp इसके बराबर आया, ठीक है जी, एक इक्वेशन संभाल ली मैंने। ऐसे ही QV जो कि डेल्टा U होता है, QV की जगह मैं कभी भी CVDT लिख सकती हूँ। तो जब मैंने CVDT लिखा तो CVDT इज एक्चुअली QV की जगह क्या लिख दूं, डेल्टा U। ऐसे ही मैं यहां पर Cp जो लिखा है, ये जो भी चेंजेस किए हैं वो मैं कभी भी कर दूंगी, आज एक बार के लिए बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में करने पड़ सकते हैं। तो ये मेरे पास QV CVDT है, इस वजह से मुझे यहां पर QV डेल्टा U है। तो इन दोनों इक्वेशन से वेरी इजीली आई कैन राइट दिस। LHS RHS को मैंने इक्वेट कर दिया, डेल्टा U इज दिस। तो क्या CV ये है? एक बार निगाह डालिए, मैंने CV और CP के लिए 1 और 2 इक्वेशंस जो बनाई हैं, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, विच ऑफ द रिलेशन इज इनकरेक्ट। और अगर उसमें ये 2 रिलेशंस हैं, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। CV क्या कहता है, यहां QV होना चाहिए था, QV की जगह क्या लिख सकती हूं, डेल्टा U। और ये डेल्टा T dt यहां से आया, यस। और कांस्टेंट वॉल्यूम तो पता ही है, जब इधर V है तो इधर आएगा। ये 2 इक्वेशन कहीं लिखी मिले तो कौन से टॉपिक से, किधर से, हीट कैपेसिटी से उठाया। जहां पर भी Cp CV टर्म आ गई किसी क्वेश्चन में और आप और मैं अटके, तो कौन से नोट्स खोलने हैं, हीट कैपेसिटी वाले। ये 2 इक्वेशन आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए। आगे आने वाले क्वेश्चन इन्हीं पे पकड़ेंगे, कुछ नोट करें। तो व्हेनेवर आई से QP इट इज CPDT, व्हेनेवर आई से QV इट इज CVDT। और वो स्पेसिफिक मोलर वाला उस C के अंदर ही अंदर कर देंगे हम, उसके लिए मेरे को तीसरी टर्म नहीं लानी इसके अंदर। और ये सब कुछ किसके लिए चल रहा है, 1 मोल के लिए। सारा CP/CV इस स्लाइड ऑनवर्ड्स 1 मोल के लिए है। कोई याद दिलाएगा R की वैल्यू कैलोरीज में कितनी थी? मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में R2 पुट करना होगा अब आपको। Cp minus CV is equal to R and if it is asked in calories, R will be 2। याद रहेगा सबको? अच्छा, अब इसमें मैं वो क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि मेरे बच्चों को मुझे वो भी कराना पड़े, Cp बड़ा कि CV बड़ा। जिनको इतनी मैथ्स में एक्सपेक्ट कर रही हूँ आ जाएगी, उनको ये तो आती होगी। अब हम आ जाते हैं इसको लेके, ये जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, अब थर्मोकेमिस्ट्री पे लगाते हैं इसको। जो थर्मोडायनेमिक्स से Cp CV की रिलेशन और ये सब कुछ आया, इसको अगर मैं थर्मोकेमिस्ट्री पे लगाऊं तो एक बार सुन लो। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट गैसेस, जब मैं P डेल्टा V की बात कर रही हूं, NRT की बात कर रही हूं, 1 मोल की बात कर रही हूं, मैं डेफिनेटली पिछली स्लाइड पे देखूं तो मैं गैस की बात कर रही हूं। तो अगर आप कोई भी मोनो एटॉमिक गैसेस के बारे में बात करोगे, इंटरनल एनर्जी क्या पढ़ा था मैंने? इंटरनल एनर्जी है ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज का सम, जिसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल, बहुत सारी एनर्जीज का सम बोला था। तब इन टर्म्स को हमने ध्यान नहीं दिया था, वो यहां आना था। अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे जिनॉन, जैसे हीलियम, ये ऐसी गैसेस है जिनमें एक मॉलिक्यूल एक ही एटम का बना है, उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस। तो मोनो एटॉमिक गैसेस की इंटरनल एनर्जी जो है वो बहुत सारे ट्रांसलेशन मोशंस पर डिपेंड करती है। Internal energy depends on various modes of translation motion only. Why I have written only? ये बात अगेन मुझे समझ आती है जब पॉली एटॉमिक गैसेस की बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी बताएंगे मेरे को, कितने एटम्स हैं उसमें? 3। तो इंटीजर टाइप कैटेगरी नेक्स्ट। एटॉमिसिटी ऑफ गैस पूछिए, आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, व्हाटएवर। सो अमोनिया हुआ तो 4 होगा, ये डिपेंड करेगा। सो जब आप कोई भी पॉलीएटॉमिक गैसेस लेते हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी में 3 मोशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशन, वाइब्रेशन। फिजिक्स के एक चैप्टर हैं इस पे, इफ आई नो। सो मेरे से कुछ पूछ मत लेना इसमें। फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर डेडिकेट है एक चीज पर, उसमें आपको सारा बता देंगे कि ये कौन से मोशन है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट डायनेमिक्स, मोशंस। सो ये 3 मोशंस की वजह से कुछ एनर्जी होती है, उन तीनों का सम इनकी इंटरनल एनर्जी में मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियस एनर्जी। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्हीं मोशंस का कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनल एनर्जी को बोला जाता है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, लीनियर, अब सारी बात ये आ जाती है कि जो पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं कुछ लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्पर में हम पढ़ चुके, वो लीनियर है। लीनियर मॉलिक्यूल्स हुए तो कितने मोशन ट्रांसलेशन वाले, रोटेशन वाले और वाइब्रेशनल वाले कंट्रीब्यूट करेंगे? 3,
2 और वाइब्रेशनल कितना 3n-5। अभी आ रही हूं कैपिटल N क्या है, राइट और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हुए, जैसे कि मैं अगर स्टीम को आइडियल गैस मान लूं तो वाटर नॉन लीनियर है, H2S अगेन नॉन लीनियर है, बहुत सी गैसेज हैं आप जानते हैं जो नॉन लीनियर मिलने वाली हैं आपको। तो नॉन लीनियर गैसेज अगर लेंगे, ट्रांसलेशन 3, रोटेशन 2 की जगह 3, वाइब्रेशनल 3n-6। कैपिटल N क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, जरा इस इंफॉर्मेशन को नोट करिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कौन कौन से मोशंस इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कुल मिला के कितने मोशंस, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड दे दिया गया। जब आप फिजिक्स में इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे ये काफी आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ मोशंस, कितने ट्रांसलेशन मोशंस हैं, तो कितने ट्रांसलेशन मोशन को बोल दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ये है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, राइट। एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक सेकेंड, किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी पर मोल इज गिवन बाय 3/2 RT। कोई याद दिलाएगा कहां से आया? KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एक दो बार बात हो चुकी है बट मुझे लगा कहीं आप भूल ना गए हो तो इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि अपने को यूज करना है। तो पहले सुनिएगा फिर लिखिएगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, वो इंफॉर्मेशन मोनो एटॉमिक गैस के लिए थी, ये बता रही हूं आज आपको। मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी पर मोल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल। तो NRT मिल जाए कहीं तो बुरा मत मानना, NRT का N कहां गायब किया, 1 मोल है तो मैं 1 लिख नहीं रही, 3/2 RT। ठीक है, चलिए CV आपको पता है, याद है, Q इज CDT, यानी कि CV इज उसका DT इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा QV/DT, और QV की जगह मैं कभी भी डेल्टा U लिख सकती हूं। और उसके बाद ये अगेन मैं T और डेल्टा T को काट रही हूं, राइट। अगेन मैं T और चेंज इन टेम्परेचर को काट रही हूं, तो मेरे पास CV क्या बच जाएगा, CV बचेगा 3/2 R। एंड आई एम ऑलरेडी विद अ डेरिवेशन दैट CP माइनस CV क्या होता है, R। तो अब आप ये सोचिए इस R की जगह मैं CP माइनस CV पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, थोड़ा देखना उसके बाद नोट करना। यानी अगर मुझे किसी गैस का CV पता हो, मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रही हूं, अगर मुझे उसका CV पता हो तो इस रिलेशन से मैं CP निकाल सकती हूं। क्या करना है, CP माइनस CV इज R, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जहां पर आपने R पुट किया है वहां ये R की जगह CP माइनस CV पुट कर लोगे और एक छोटे से मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप CP निकाल लोगे। आपके सामने किया, नोट करिए। मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक के लिए डिराइव नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट एक शॉर्टकट दिख ही जाएगा, वो अभी आपको वो शॉर्टकट बताऊंगी। ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, आपसे क्या पूछने वाला है वो अगली स्लाइड पे आ रहा है, लेकिन आपने कभी अपने आप से पूछ लिया पता नहीं ये कहां से आया, तो उसके लिए है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कोई चीज थोपी गई, लॉजिक हर चीज का था, आपने लिया ना लिया वो अलग बात है। यानी मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP क्या है, CV क्या है बच्चों, 3/2 R, CP क्या है, तो इन दोनों में फर्क कितना था, क्या ऐड किया 3/2 में कि 5/2 आ गया, 2 के 1, हाँ मतलब थोड़ा देख लेना ये चीज है ना, एक ऐड किया तो 3/2 के बाद क्या आया 5/2। CP और CV आ गया मोनो एटॉमिक का। सीधे अब मैं आपको ये दे रही हूं, इतना नोट करना पहले, 3/2 से शुरू हुए और 9/2 तक पहुंचे, ये वैल्यूज आप ध्यान में रखिएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। और R की वैल्यू कैलोरीज तो आपको 2 से इंटू करना होगा, दैट इज वाई वी रिसीव इंटीजर क्वेश्चंस लॉट्स हियर। इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हर वैल्यू में हाफ ऐड कर दीजिए, यहां अभी नहीं करोगे ऐड, इट इज योर होमवर्क। अगर आए मेरे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, हर वैल्यू में प्लस हाफ ऐड कर दीजिएगा, आपको CPCV मिल जाएगा। फॉर JEE एडवांस ये डिटेल आपके पास होने चाहिए। मैं क्या सबके पास ये डिटेल आ चुका है, देखना जरा, चेक, क्या ये डिटेल आ चुका है आपके पास? आ तो चुका ही है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP कितना होता है 5/2,
CV कितना होता है 3/2, ऑफकोर्स R तो है ही। अगर कोई मेरे से CP CV अलग अलग पूछे, दो वैल्यूज के चक्कर में पड़े, सीधे रेशो नहीं पूछ लेगा, क्योंकि जिसको CV पता है उसको CP भी पता है, एंड वाइस वर्सा। तो मैं दो दो वैल्यू के चक्कर में पढ़ूं, अगेन कॉम्प्लिकेट करूं चीजों को, बातें नहीं बच्चों। तो मैं क्या करती हूं, मैं इसका रेशो मांग लेती हूँ ना, वो बेटर है। CP/CV बड़ा बाय छोटा, CV/CP नहीं है, बड़ा बाय छोटा, 5/3, 1.66 इज द वैल्यू विच इज, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेशो ऑफ CP/CV। अगर ये 1.66 है, पक्का गैस मोनोएटॉमिक है। अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, वो पहली कैटेगरी आप उड़ाने लग गए थे, कितने करा देती। अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो आप CP/CV उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जिस फॉर्मूले से शुरू के 3-4 क्वेश्चन कराए, Q, डेल्टा T और वो मोलर हीट कैपेसिटी है क्या है, उस हिसाब से आप CP/CV में से एक चीज निकालोगे। अब वही करवाऊंगी। CP/CV जब आ गया, CP आ गया तो CV निकाल सकते हो, CV आ गया तो CP निकाल सकते हो, उसका रेशो निकाल सकते हो। रेशो निकालने के बाद आप कहोगे अच्छा इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.6 आ रही है, ये पक्का गैस थी मोनोएटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। और अगर कोई क्वेश्चन, और इस रेशो को सिंबल दिया गया गामा, गामा ऑफ एनी गैस कम्स आउट टू बी 1.66। आंख बंद करके वो मोनोएटॉमिक गैस है, 4 गैसेस दे रखी होंगी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जिनॉन। कौन पकड़ूंगी इसमें, जिनॉन, मोनोएटॉमिक वाला। कि ये किस गैस के बारे में बात हो रही है, गैस X, गैस X हेयर इज जिनॉन, बिकॉज रेशो जो है 1.66 आया। नोट करिए इसको, ये है जिस पे अब क्वेश्चंस आएंगे। यहां से मैं पढ़ाना शुरू नहीं कर सकती थी, मेरे को CP/CV की डेरिवेशन लानी थी। CP और CV की वैल्यू 5/2 और 3/2 लाने के चक्कर में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम लाना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम लाई, ये सब हुआ, तब जाके मैं इस रेशो पे आ पाई। सो क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कोई नहीं पूछता केमिस्ट्री में, क्वेश्चन पूछा जाता है गामा पे। हाउ टू रीच गामा, इट वॉज द जर्नी, कि गामा पे आप कैसे पहुंचे। तो आपको क्या याद रखना है, गामा 1.66 मतलब मोनोएटॉमिक गैस। डायटोमिक का निकाल के देना तुम लोग 1.4। यही चाहिए मेरे को कि आप आगे का पहले ही एंटिसिपेट कर लो, ये पूछेंगी या ये बोलेंगी। डायटोमिक और ट्रायटोमिक के गामा आपके सामने लिखे हैं, नोट करिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी। कोई हीट कैपेसिटी का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हीट का मतलब हीट कैपेसिटी इतनी बोलना चाहिए, सुनना आएगा। अभी एक क्वेश्चन चुन रखा है मैंने डीपीपी में। कोई हीट का ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बॉइलिंग हो रही है और या कह लो सब्लिमेशन हो रहा है या फ्रीजिंग हो रही है, डेल्टा टी क्या पुट करोगे उसमें, 0 होता ही नहीं। बॉइलिंग के वक्त जब तक थोड़ा भी पानी है टेम्परेचर नहीं बढ़ता, फ्रीजिंग के वक्त टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और यह बात आपको बताई जा चुकी है। बॉइलिंग अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, freezing occurs at constant temperature, melting occurs at constant temperature, and sublimation also occurs at constant temperature. It does not mean आप फॉर्मूले में 0 पुट करके सारा 0 कर दो। इतना होना चाहिए आपको पता, ये जो भी हीट का लेन देन हो रहा है उससे, आई होप आप सुन रहे हैं, जो भी हीट का लेन देन हो रहा है उससे टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, उससे कुछ और बदल रहा है। सो डेल्टा टी का मतलब ये नहीं है कहीं आप 0 पुट करें। जो हीट का लेन देन है वो 0 नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है तब डेल्टा टी आता है, अगर बढ़ और घट नहीं रहा तो डेल्टा टी की टर्म नहीं यूज करते। इसका मतलब ये नहीं कि हीट का लेन देन नहीं हो रहा, हो तो रहा ही है बॉइलिंग में। तो यू कैन नॉट से क्योंकि डेल्टा टी 0 था तो मैम क्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्या है, CVDT। नो, डेल्टा टी 0 था तो वो 0 नहीं होगी टर्म, आप डेल्टा टी पुट नहीं करोगे वहां पे, क्योंकि वो हीट ली या दी तो जा रही है बट वो फेज ट्रांजिशन में जा रही है, वो एंट्रोपी बढ़ाने में जा रही है, वो और काम करने में जा रही है, वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रही। क्लियर है सबको ये बात, और ये नोट भी हो गया। चलिए अब यानी जो आप पढ़ रहे हैं, अगेन समरी है, जिसकी इच्छा हो नोट करे, जिसकी इच्छा हो ना नोट करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये CP/CV इज इक्वल्स टू गामा। इसको किस नाम से जाना जाता है, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलेंगे गामा दो, आपको क्या बोलेंगे, पॉइजन्स रेशो दीजिए किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए पॉइजन्स रेशो क्या है, 1.66। और एग्जाम्पल दे दिए, नियॉन, जिनॉन, हीलियम। डायएटॉमिक गैस के लिए पॉइजन्स रेशो क्या है, 1.40। और ये रही 4 डायएटॉमिक गैसेस।
ट्राई एटॉमिक के लिए क्या है 1.30। तो रेपिटेशन मेक्स रिटेंशन, आई एम फॉलोइंग दैट लॉ कि जितनी बार क्लास में रिपीट होगा उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ से ये रिटेन होगा। तो दीज आर पॉइजन रेशो। अब हम लेते हैं, इसके बाद पढ़ना नहीं है, इसके बाद क्वेश्चंस करने। अब लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट 2023 का क्वेश्चन आया हुआ दे रही। स्पेसिफिक हीट किसी चीज की दे रखी है, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो मैंने स्पेसिफिक हीट क्यों बोला, क्योंकि पर ग्राम पढ़ लिया मैंने। कैलोरीज में चल रहा है तो मेरे लिए आर क्या हो जाएगा 2, ये मुझे पता है पहले ही। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो किसकी बात हो रही है, क्यूवी की बात हो रही है, अगर हो भी रही है तो। स्पेसिफिक हीट मेरे को दे रखी है, मोलर मास 40 दे रखा है, गैस की एटॉमिसिटी निकालिए। लैंग्वेज मैंने हटा दी कि उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, तो लेट्स फोकस। अगर कोई गैस ऐसे दे रखी है, आप गैस की एटॉमिसिटी पहचानिए क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेरे को स्पेसिफिक हीट दी थी, मतलब क्या दी थी, सीवी, राइट। और यूनिट में पर ग्राम है, इसलिए स्पेसिफिक हीट बोल रही हूं, अपनी मर्जी से नहीं। उसका सीपी कितना आएगा, सीपी माइनस सीवी इज दिस, तो मैंने कर लिया, उसको आर की जगह 2 पुट किया। मेरे पास सीपी कितना आया, दिस, क्लियर है। अब मेरे को ये तो किसके लिए दिया जाता है फॉर्मूला, एवरीवन, 1 मोल। यहां जो दे रखा है मेरे को 40 ग्राम दे रखा है, तो मुझे इतना अब समझ आ रहा है कि 40 ग्राम, अब ये था कितने के लिए, 1 मोल के लिए। अब जो भी मेरे को फॉर्मूला तो 1 मोल के लिए था, लेकिन अब मेरे पास ग्राम्स है, तो मैं क्या कर रही हूं, चेक करिए। जो सीपी दे रखा है, जो सीवी दे रखा है, सब कुछ फिर तो ग्राम के लिए दे रखा है, 40 ग्राम के लिए। तो यानी कि सीवी में मेरे को 1 ग्राम के लिए दे रखा था, 40 ग्राम के लिए क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। अभी मेरे पास मोल आएगा तब की तब देखेंगे, मुझे क्या पता गैस कौन सी जो मैं मोल में कन्वर्ट कर लूं। तो जब मेरे को सीवी 1 ग्राम के लिए दिया था, ये मैंने 1 मोल इसलिए लिखा कि फॉर्मूला लाई हूं मैं। सीवी जब मेरे को किसके लिए दे रखा है, 1 ग्राम के लिए, तो 40 ग्राम के लिए तो निकालना ही पड़ेगा, वो मैंने यहां पुट कर दिया। और इसके क्वेश्चन आप करके आए हैं। तो जब सीवी सीपी आ गया मेरे पास, तो गामा निकल जाएगा। गामा देखिए क्या आ रहा है, एटॉमिसिटी कितनी आई, 1। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए पिछले आधे घंटे से थ्योरी पढ़ा रही हूं। पहले सीपीसीवी पता होना चाहिए, फिर ये गामा कैसे उठा के ले आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों लाए, कहां से लाए। टारगेट वाज दिस, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ऐसा है, उसके बाद आप समझ जाएंगे। हाँ, और क्यों तो हीट है, टोटल कितनी हीट इन्वॉल्व हुई 10 ग्राम का 10 डिग्री बढ़ाने में। और ये सब होती है कंफ्यूजन, इसीलिए इसको मैंने इस तरह से लिया, शुरू में ही बता दिया बेटा। जब किसी क्वेश्चन में तुमसे हीट इन्वॉल्व पूछेंगे, क्यों सोचोगे, सी नहीं, राइट। जब किसी क्वेश्चन में पूछेंगे क्यों इन्वॉल्व, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही अप्रोच तय करनी, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी पूछे, खबरदार जो क्यों सोचा, सीपीसीवी सोचो। एटॉमिसिटी एक ही फॉर्मूले से आ रहा है, सीपीसीवी का रेशो, तो वहां आपको सीपीसीवी सोचना पड़ेगा। जब आपने इसको 40 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया यजत, एक और तरीके से सोचो, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली आप 40 ग्राम के लिए निकाल रहे हो। आप सीवी 40 ग्राम के लिए निकाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला से सीपी भी 40 ग्राम के लिए आ जाएगा। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अपनी कोशिश करना, उसके बाद देखना बच्चों। पहले अपनी कोशिश करना ईमानदारी से, माइनस की प्लस। अब इस पे भी ध्यान देना है, कूलिंग होगी तो माइनस, हीटिंग होगी तो प्लस। ये आपको खुद सोचना है, मैं भी करवाऊंगी, बट जिनसे हो गया है वो अब क्वेश्चन 5th उठा लें, 6th उठा लें, क्वेश्चन 10th पे आओ सीधे। इसके बाद मैं वो भी ले सर, वो आई नो दैट, बट सीधे क्वेश्चन 10th पे आइए पहले, फिर लूंगी इसके बाद। आई नी हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू हीट 40 ग्राम ऑफ आर्गन। 40 ग्राम ऑफ आर्गन इज बाई चांस 1 मोल। आर्गन का मोलर मास भी 40 ही होता है, जितना मेरे को याद है। फ्रॉम 40 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 60 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीवी भी दे दिया आपको। पूछा क्या है, अच्छा सॉरी, हीट पूछी है, हाउ मेनी कैलोरीज। धैर्य, ये क्वेश्चन करके तुम्हारा वो कंफ्यूजन क्लियर होगा कि क्यू और सी में फर्क क्या है। करो, मेरे से पूछा है कितनी कैलोरीज, मतलब हीट पूछी है, तो करके ना मैंने काम खराब कर दिया सॉल्यूशन शेयर करके।
इतने आसान क्वेश्चन का भी मैंने सोल्यूशन शेयर कर दिया है। क्वेश्चन 11th किसी का गलत हुआ हो या हो नहीं रहा हो या अटका हो? मैम 6। ओ थक गए ना हम सीवी पे आंसर देके, ये भी होता है। सीवी निकाला और आंसर टिका दिया, पूछा क्या है? सीपी। तो प्लीज ये भी देखिएगा, 4 इसीलिए आ रहा होगा, राइट। सीवी नहीं पूछा था, क्वेश्चन में सीपी पूछा था। 11th हो गया है। मैं देखो सीपी दे रखा है आपको, खुद ही पर मोल दे रखा है, तो यहां पर सीपी पुट करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है कि आपको 1 किलो जूल ऑफ हीट अगर सप्लाई करना पड़ा 100 ग्राम वाटर को, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा? तो हीट आपने कितनी सप्लाई करी? 1 किलो जूल। 1 किलो जूल को मैं जूल में कर लूं, 100 ग्राम वाटर में मैंने आज कहा था आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, सीपी दे रखा है और यूनिट पर मोल है, डेल्टा टी निकाल लो। तुम क्या पूछ रहे थे? मैं सुन नहीं पाई थी कि सीपी सीवी क्या, आई डोंट नो। आप समझ आ गया क्वेश्चन? मेनी जूल्स ऑफ हीट आर एब्जॉर्ब्ड, यानी मेरे को चाहिए क्यू। क्यू चाहिए तो मेरे को इसमें डेल्टा टी नहीं पुट करना बच्चों, बस यही बताने के लिए क्वेश्चन चूज किया है, क्योंकि वेपोराइजेशन के वक्त वाटर इज इवेपोरेटेड एंड दिस प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा टी को 0 पुट करके सारा मामला 0 मत कर देना। यहां जितना भी खर्चा हीट का हो रहा है वो उसको वेपर बनाने में हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। तो डेल्टा टी नहीं होगा यहां पर। तो अब आप देख लीजिए कितना मास ऑफ वाटर है, 70 ग्राम। चलो मास मल्टीप्लाई किया, और 1 किलो के लिए कितना यूज हो रहा है बच्चों? 2260 किलो जूल। इसको भी किलो में कन्वर्ट कर लो, दिस इज द आंसर। जब 1 किलो में इतना यूज हो रहा है तो 70 ग्राम में कितना यूज हो रहा होगा, दैट्स इट। तो मैंने 70 ग्राम को किलोग्राम में किया क्योंकि वहां पर किलो दे रखा था। आप ग्राम में करना चाहें ग्राम में कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन मेरे को इसीलिए कराना था, डेल्टा टी पुट करेंगे तब तक जब तक कुछ और सिचुएशन ना हो। ये बॉइलिंग सब्लिमेशन में मतलब कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी आएंगी, बट अभी इतना ध्यान दीजिए कि इस केस में डेल्टा टी 0 नहीं पुट करेंगे। पता चले सारा आप 0 कर दो। 5th का डी अब तो आप कैलकुलेशन के लिए छोड़ा है मैंने आपको बेटा, ये मल्टीप्लाई वगैरह आप कैलकुलेटर से कर लो। ये डेरिवेशन वैसे मैं करा चुकी हूं, लेकिन इसको उल्टे तरीके से पूछ लिया बस। क्वेश्चन 13। तो अब मैं आपको आपका होमवर्क बता रही हूं, जो